दोस्तों फिर से हाजिर हैं कर्नल साहब के साथ। आज हम एक जो बीच में बात हमारी पिछले एपिसोड में रह गई थी वो हम आज बात करेंगे रिलेशनशिप्स के ऊपर कि इन सब चीज़ों का एक पर्सनल और इंटरपर्सनल रिलेशंस पे क्या इफेक्ट करता है। सर वेलकम टू अवर शो अगेन। सर अब मैं बात करना चाहूँगा कि हमने स्ट्रेस की भी बात कर ली, हमने हैप्पीनेस की भी बात कर ली, हमने हेल्थ मैनेजमेंट की बात कर ली। शुरू से मेरे को एक बात याद आ रही है, आपने कहा था कि स्ट्रेस जनरेट होने का कहीं ना कहीं कारण जो है वो हमारे रिलेशंस पे डिपेंड करते हैं। सर रिलेशंस हम क्या पेरेंटल रिलेशन या हमारे कोलीग्स के रिलेशन या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, हम किस तरह से कहाँ से स्ट्रेस ले लेते हैं? यू आर राइट। मेजर सोर्स ऑफ स्ट्रेस जो आजकल चल रहा है इट इज फ्रॉम द स्ट्रेनर रिलेशनशिप। पेरेंट के साथ भी हो सकता है, सिबलिंग के साथ, बच्चों के साथ, कोलीग के साथ, बट वो स्टिल मैनेजेबल है। सबसे ज़्यादा है मैरिटल रिलेशनशिप। आपकी स्पाउस के साथ जब झगड़ा होता है दैट इज वेरी डैमेजिंग एंड स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो नो इफ यू आर हैप्पीली मैरिड, your life is good, your conjugal needs are met, and there is a good environment. But on the other hand, if there is a marital discord है and strained relationship है, तो घर में तो है ही वो टेंशन और योर वर्क ऑल्सो सफर, बिकॉज आप घर में उस मूड से काम में जाते हो, वहाँ जाके भी यही सोचते रहते हो कि आज वाइफ ने मेरे से झगड़ा किया या वाइफ बोल के हस्बैंड। सो बोथ therefore if you have married yourself, हो गए शादी कर ही ली, तो you must do everything possible to maintain cordial relationship. तो सर इसमें कहीं ना कहीं हम ये भी बात करें कि क्योंकि आज ये बात है कि जो वाइफ है वो सिर्फ हाउस वाइफ ना होकर वो वर्किंग वुमेन भी है। तो अगर हम इस चीज को वुमेन के पर्सपेक्टिव से भी समझना चाहें तो उसके साथ भी तो सेम है, उसको भी तो वर्क देखना, उसको भी तो घर देखना है, उसको भी तो कोलीग्स देखने हैं, तो वो भी इक्वली स्ट्रेस में है सर। नहीं, स्ट्रेस तो दोनों ही है। सी वी कॉल इट पार्टनर। आप शादी में दो पार्टनर हैं, शादी से कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू इंडिविजुअल। स्ट्रेस सिर्फ हस्बैंड को नहीं होती, स्ट्रेस वाइफ को भी होती है। अगर बच्चे आपके साथ हैं तो जब आप हस्बैंड और वाइफ लड़ते हो तो स्ट्रेस बच्चों को भी होती है और उनकी जो उनके दिमाग के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि we must realize one thing, that no two persons are alike on this earth. We all are born with different personalities. हमारे सबके अपनी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, अपने इमोशंस है, हैबिट है। तो therefore first step is we must know each other. अगर आप एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह समझ लो ना, बिकॉज आपने देखा होगा कि मैरिटल डिस्कॉर्ड का ऑब्वियस कारण तो सबको पता है, बट समटाइम क्या होता है कि बहुत माइनर इशू होते हैं जिसको लेकर आपकी लड़ाई होती है। मैं आपको मिसाल पर देता हूँ। सपोज हस्बैंड कम्स आउट ऑफ द बाथरूम एंड थ्रो वेट टॉवल ऑन द बेड, और वाइफ को ये बात अच्छी नहीं लगती तो फाइट स्टार्ट। कॉमन कारण। अच्छा, आप देखा होगा कि वाइफ हाउस वाइफ है, उसको घर साफ रखने का बड़ा शौक है, तो उसने मॉप किया, पोछा लगाया, फर्श गीला था और हस्बैंड बड़े जूते लेके गद्दे से ऊपर चढ़ गया। उसको तो गुस्सा आएगा ना, तू मेरी हेल्प तो क्या कर रही। तो आपने देखा होगा कि हस्बैंड ने जाना है एक अपॉइंटमेंट पर, दोनों ने जाना है, 7 बजे का टाइम दिया, वाइफ 7 बजे भी तैयारी होने लगी। सो दीज आर कॉल्ड माइनर इशूज जिससे कि आपकी लड़ाई। तो रेमेडीज की ये कि वी मस्ट नो कि कौन सी बात के ऊपर आपको एक दूसरे को इरिटेशन हो रही है, कौन सी बात को लेके आपको आपकी लड़ाई होती है, तो वो कैसे पता किया जाए, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो पहले आइडेंटिफाई करना कौन सी बात को करना। क्वेश्चन आएंगे आपको कि व्हाट इज द फेवरेट कलर ऑफ योर स्पाउस। आपने भी भरना है, वाइफ ने भी भरना है, ठीक है। उसकी फेवरेट डिश क्या है, उसको कौन सा सूट अच्छा लगता है, साड़ी अच्छी लगती है, और उसका बर्थडे कब है। जब आप उसको फिलअप कर रहे हो तो आप यू विल रियलाइज कि ये मेरे को पता होना चाहिए था, मेरे को ये पता नहीं। इसको हम बोलते हैं सेल्फ करेक्टिंग क्विज। मतलब यू विल बी नाउ केयरफुल, यार मेरे को ये पता नहीं, आई शुड नो इट। और इसको गुस्सा आता है जब सफाई के मामले में मैं जूते ऊपर लेके, जब मेरे टॉवल फेंकने में गुस्सा, ये सारा उसमें आ जाए। जैसे इसी तरह एक इसमें सेगमेंट है, व्हाट आर योर प्रायोरिटी एज ए हस्बैंड और एज ए वाइफ। फॉर एग्जांपल
अगर आपको फोन आता है आपके स्पाउस का, इज इट ऑलवेज यू अटेंडेड फर्स्ट, या बोलते नहीं मेरी वाइफ का ही छोड़ो बाद में बात कर लूंगा, कट कर देते हो? तो इससे पता लगता है आपकी प्रायोरिटी वाइफ नहीं है, कुछ और है। तो और व्हेन हस्बैंड और वाइफ वॉक इन एंड दूसरा बंदा घर में है, तो इज इट अगर आपकी वाइफ घर में है, शी लीव्स ऑल अदर वर्क एंड कम टू यू, भाई हाँ जी दिन कैसा रहा, और से ओके ये तो रोज ही आता है, अपने बेडरूम में गया तैयार हुआ तो वो अपना काम करे। तो इससे आपको यू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, जितना जल्दी कर लोगे उतना जल्दी सुधर जाओगे भैया। सर मैंने इसी तरह से एक मैरिज के ऊपर टॉक सुना था, उसमें ये था कि उनकी मेरे वाले सुना था शायद आपका भी सुना था। उसमें एक बड़ी छोटी सी बात निकल के आई थी, वो दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, कभी हस्बैंड जल्दी आता है कभी वाइफ जल्दी आती है। तो वाइफ की एक सिंपल सी कंप्लेंट थी, उनका झगड़े का कारण था, कहती है जब भी ऑफिस से वापस आता है मैं इनको आके चाय पानी जरूर पूछ दूं, लेकिन अगर कभी ये जल्दी आए तो मैं लेट आती हूँ तो इन्होंने कभी उठ के मेरे को चाय पानी नहीं पूछा। तो शी सेज कि मेरी भी एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं आपकी केयर करती हूँ तो आप भी मेरी केयर करो। एब्सोल्युटली करेक्ट। शादी से पहले आप एक पहिए की गाड़ी में चला रहे हो, शादी के बाद दो पहियों की गाड़ी चल पड़ी। अगर दो पहियों की गाड़ी आपने स्मूथ चलानी है तो दोनों पहिए जो हैं, व्हील्स हैं, दे शुड बी ऑफ इक्वल साइज। एक की हवा निकाल दो गाड़ी गलत हो जाए। दे शुड बी म्यूचुअली सपोर्टिंग ईच अदर। बिल्कुल उसने ठीक बोला। अगर वो पहले बंदा आ गया पहले तो उसको ये नहीं मैं हस्बैंड मैं क्यों चाय बनाऊंगा। तो म्यूचुअली सपोर्ट का मतलब ये डोंट बिलिटल अदर, सपोर्ट अदर, कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर, फिर आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। सर आपने जो ये कहा कि ये क्विज हमने कर लिया, हमें एक दूसरे की ये भी पता चल गया कि मेरे को ये मैं करता हूँ या मैं ये नहीं करती हूँ, वो आपको पता चल गया। लेकिन कई बार क्या सर एक ना बीच में ईगो पार्ट आ जाता है कि मेरे को पता मैं ये करना है, लेकिन मैं बीइंग ए मेल डोमिनेंस कह रहा हूँ मैं ये नहीं करना चाहता, भैया बीइंग ए फीमेल मैं कहता हूँ मैं ये क्यों करूंगी। तो सर उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है। ईगो का नॉट ओनली विद योर वाइफ, आपके दफ्तर में चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ, जहाँ ईगो आ गया आप मारे गए। यू हैव टू बी हम्बल। उससे ज्यादा अच्छा ये है कि मैरिज कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए दोनों के बीच में। अगर आप कंपैटिबिलिटी इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि शादी करने के बाद तो पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग के लिए तो हमारे पास बहुत लोग आते हैं और टू नैरो डाउन द डिफरेंस, बट वो तो डैमेज हो चुका है। हमारी एडवाइस ये रहती है कि आजकल जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो है प्री मैरिटल काउंसलिंग। शादी से पहले आप काउंसलिंग कीजिए सो दैट यू नो व्हाट इज आर यू कंपैटिबल विद ईच अदर और नॉट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो होता क्या कि वेदर से लव मैरिज, आजकल तो लव मैरिज ज्यादा होती है, वो पुराना जमाना गया जब माँ बाप शादी कर देते थे। लेकिन सर आजकल तो लव को भी फिर अरेंज में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कन्वर्ट होते हैं ना। अभी देखो लव मैरिज के पिटफॉल क्या है समझो पहले। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि इन द केस ऑफ लव मैरिज बॉयज एंड गर्ल्स दे पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अपना बेस्ट साइड दिखाते हैं, कमजोरियां ना तो वो दिखाते हैं ना आपको दिखती हैं, बिकॉज यू आर ब्लाइंडेड बाय द लव, जिसको आप प्यार बोलते हो, चाहे वो पैशन है चाहे प्यार है मेरे को नहीं पता। उस पैशन प्यार में आपको उसकी गलत साइड दिखती नहीं है, इग्नोर करते हो, बाद में पछताते हो। थोड़े से दिनों में रिलेशनशिप चेंजेस, बंदा भी बोलता है यार मैं तो इसका हस्बैंड हूँ, अभी काहे का गिफ्ट और काहे का, सो ही टेक्स हर फॉर ग्रांटेड एंड वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। वाइफ का माइंडसेट होता है यार कल तक तो ये कोर्टशिप पीरियड में तो मेरे को इसने पैम्पर किया, नाउ ही डजंट ट्रीट मी वेल। तो इसलिए मैरिज कंपैटिबिलिटी टेस्ट, हमारे पास एक मैरिज कंपैटिबिलिटी टेस्ट है, उसमें 4 पैरामीटर, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल एंड इमोशनल। फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं है तो वो शादी ज्यादा देर चलती नहीं है। मैंने ऐसे फिजिकल कंपैटिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड सेक्सुअल प्रेफरेंस दोनों पार्टनर का सेम चाहिए। आजकल तो सेम सेक्स मैरिज शुरू होगी, तो इट हैज टू बी सेम कंपैटिबल। और अगर इसको और आगे बढ़ाना है तो आई वुड से द लिबिडो लेवल, जो सेक्स डिजायर दोनों पार्टनर की एक लेवल पर हो तो इट इज ए बेटर कंपैटिबिलिटी। अदरवाइज क्या होता है कि जिसकी ज्यादा डिजायर है, हाई लिबिडो लेवल है, he always feels that his conjugal needs, his or her conjugal needs are not being fulfilled.
तो कि दूसरे की कम है। सर, इट कैन बी वाइस वर्सा आल्सो। हाँ, जिसकी कम है वो सोचता है कि जिसकी कम है कि प्रोबेबली सेक्सुअली फोर्स्ड ऑन हिम और हर, ठीक है। तो दोनों साइड से इट इज ए अनप्लेजेंट सिचुएशन। तो इसलिए फिजिकल दूसरी कंपैटिबिलिटी जो हम चेक करते हैं जब हमारे पास लोग आते हैं वो है इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव ए सेम इंटेलेक्चुअल लेवल सो दैट डिस्कशन हो घर में। अगर सपोज योर वाइफ इज लेस इंटेलिजेंट तो वो फैमिली में उसको सारे इग्नोर मारेंगे और यार इसको क्या पता है, शी विल नॉट बी पार्ट ऑफ फैमिली डिस्कशन, शी विल बी बिलिटल और उसका वो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, और उसका मराल और डाउन हो जाएगा। तो बात बनी नहीं। फाइनेंशियल ना, फाइनेंशियली भी ठीक है, लव मैरिज में वो पिक्चरों में बहुत अच्छा लगता है, गरीब लड़का बराबर। तो मान लो आपकी वाइफ बहुत ही गरीब फैमिली से है तो उसको ताने मिलेंगे जहाँ यार ये माइक्रोवेव है, इसको क्या पता, इन्होंने तो कुछ भी नहीं, घर में इनके माइक्रोवेव थोड़ा है, इसको चलाना कहाँ था सका, उसको ताना दे दिया, उसको बिलिटल कर दिया, उसको फील कर दिया भी नथिंग। इसी तरह इमोशनल काउंसलिंग का वाइड रेंज आता है। उसका स्वभाव क्या है जो हम चेक करते हैं, उसका स्वभाव क्या है, उसकी नेचर के साथ टेम्परामेंट क्या है। जो मैं मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों ही बड़े जिद्दी हैं और दोनों ही डोमिनेंट हैं, शादी चलेगी, सींग भिड़ेंगे। इसलिए दे शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर का मतलब अगर वाइफ जब हस्बैंड को एक को गुस्सा ज्यादा आता है, जल्दी आता है, दूसरा शांत है, तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। अगर दोनों से एक कम जिद्दी है, एक ज्यादा जिद्दी है, फिर भी एडजस्टमेंट हो जाती है। बट अगर दोनों टकराएं तो फिर गलत बात है। सर, आपने मैरिज काउंसलिंग की बात करी, ये तो वो बातें होगी जो हम बात करके दूसरों से पता कर सकते हैं, एडजस्टमेंट की भी पता चल जाएगा, बंदे का नेचर पता चल जाएगा। एक आजकल दोबारा से हम, जैसे आपने बात करी, बैक टू रूट्स जाना शुरू हो गया, हम लोग दोबारा से न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करना शुरू करते हैं। आप इसको किस हद तक मानते हैं कि शादी के लिए न्यूमरोलॉजिकल या एस्ट्रोलॉजिकल जो हॉरोस्कोप मैचिंग है वो अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। पहली बात तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, मैं इसको आपको प्रूव करता हूँ। सरदारों में काफी सेगमेंट में कोई मलाया नहीं जाता, वो जो आप मिलाते हो हॉरोस्कोप मिलाते हो, और स्टैटिस्टिक्स ने प्रूव किया कि सरदारों के जो डिवोर्स रेट हैं, सेपरेट रेट हैं, वो वही हैं जो बाकी जनता के हैं। जो मिलाते हैं और बोलते हैं 36 में 34 घर मिल गए, और घर मिलाते मिलाते 2 महीने में उनका छापा पड़ जाता है। तो इससे एक बात तो प्रूव होगी कि ये जो बातें हैं वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर आपको मिलाना तो वो आपकी कंपैटिबिलिटी मिलानी है, जो अभी हमने बात की है। भाई आपका देखो यार, आपका टेम्परामेंट ठीक है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, बाकी चेक करो, इनफर्टिलिटी ठीक है, चेक करो, उसका मेडिकल कराओ, उसका बच्चे पैदा हो सकते हैं। शादी कर ली, बाद में पता लगा इसके तो मेडिकल प्रॉब्लम है, उसी बात पर डिवोर्स हो जाता है, तो बच्चा नहीं जन सकती। ये तो कहने का मतलब मेडिकल कंपैटिबिलिटी करो, इमोशनल कंपैटिबिलिटी करो, फिजिकल कंपैटिबिलिटी करो, यू विल बी हैप्पियर देन वन। चलो हम अगर हॉरोस्कोप की बात ना करें, आजकल न्यूमरोलॉजी पे लोग या टैरो कार्ड पे बहुत बिलीव करते हैं। न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है जैसे नंबर 1 और नंबर 2 में जो पहला चाइल्ड होता है वो बड़ा डोमिनेटिंग नेचर का होता है। नंबर 9 वाला कहते हैं जो अपने आप में फुलफिल पर्सनैलिटी होता है। ये सारी अलग साइंस हैं। इस क्वेश्चन ऑफ वेदर यू बिलीव इन और नॉट, सो इसमें मेरे कोई कमेंट्स नहीं। इससे अच्छा तो मैं आपको 1-2 बातें और टिप्स दे देता हूँ कि मैरिज के बारे में। जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है कि कम्युनिकेशन गैप जब हस्बैंड वाइफ के बीच में आ जाए ना, फिर आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। थोड़ी सी बात पर आप रूठ जाते हैं। पुराने जमाने में तो रूठ के मायके चली जाती थी, झूठ बोले कौआ काटे मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहो, गाना था ना। आजकल तो वैसे ब्रदर बोलते अपने घर ही अच्छी लगती है, लेकिन वो रूठ के दूसरा बेडरूम शिफ्ट कर जाता है। उसका क्या नुकसान है कि कम्युनिकेशन गैप से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। अगर आप दोनों ये रिजॉल्व करो, कभी हमारे में डिफरेंस आएगा, बातें होंगी जो पसंद नहीं है, पर सोने से पहले वी विल रिजॉल्व द इशू एंड देन ओनली गो टू स्लीप, तो नींद भी अच्छी आएगी। नहीं तो सारी रात आप सो नहीं पाए। तो ये कम्युनिकेशन जो गैप है ना, दिस इज ऑल्सो
वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपकी एक टॉक में मैंने सुना था कि आपने कहा था कि जो फिजिकल इंटीमेसी है हस्बैंड वाइफ के बीच में वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा आपके क्वाड्रिलर रिलेशन के लिए हेल्पफुल है। सर इस पे मैं थोड़ी सी बात वेरी नॉर्मल। इट्स देखो, सेक्स इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज ए नेचुरल बायोलॉजिकल अर्ज। इसको आप एक्सप्रेस करोगे तो फ्रस्ट्रेशन होगी, इसको यू कांट डिनाई दैट। तो उसके लिए हमारी सोसाइटी ने इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज बना दी। भाई आप लीगल तरीके से शादी करिए एंड फुलफिल योर कंज्यूगल नीड्स इफ यू आर बोथ हेल्दी। अगर आप हेल्दी नहीं, आपकी भले का लीड ही नहीं है तो बात ही खत्म होगी। तो ये इंस्टीट्यूशन ऑफ जो मैरिज बनाई थी उसका मीनिंग ये है कि इट इज नॉट फ्री फॉर ऑल, इट इज दैट आपको पार्टनर जोड़ियां बना दी एंड बेसिक डिजायर इसकी उस टाइम यही थी कि कंजुगल नीड्स मस्ट बी फुलफिल्ड। इट्स ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, वी ऑल नो इट। तो इसलिए ये इंस्टीट्यूशन बनी। सर हमने रिलेशंस के ऊपर काफी बात कर ली, आपने प्री मैरिज काउंसलिंग की बात भी कर ली है, वो भी करते हैं। सर इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो नॉर्मली हम लाइफ में मिस कर जाते हैं बीइंग ए मैरिड कपल, उस पे आप कुछ तवज्जो देना चाहें जो यंगस्टर्स के लिए या हमारे कोई भी जो मैरिड कपल है जो अपने रिलेशन को क्वाड्रिलर बनाने के लिए उन छोटी छोटी चीजों पे अगर ध्यान देना चाहें? देखो, छोटी चीजें हमने कवर वो ये कि इसमें सबसे ज्यादा म्यूचुअल जो मैं स्पोर्ट वाली बात की, म्यूचुअल सपोर्ट। आप ये ना समझो कि मैं हस्बैंड हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, ये मेरी वाइफ है। जब आप दोनों कमा रहे हो और दोनों बाहर जाते हो, जो पहले आपने एग्जांपल दी थी, तो व्हेन यू कम बैक यू हैव टू हेल्प ईच अदर। ये नहीं कि रोटी बनाना उसका ही काम है और आप जाके टीवी के सामने बैठ जाओ और टीवी के सामने आप बैठ गए, वो रोटी बनाई, उसके बाद बच्चे को आपने लंच करके आराम कर लिया। शाम को यू आर फ्रेश, द लेडी इज टायर्ड। उसके बाद जब आप फ्रेश हो then you want your conjugal needs to be fulfilled, तो वो लेडी बोलेगी यार मैं तो थकी हूँ, मेरा तो सर दुखता है, and फिर आप लड़ते हो। तो अगर आप दोनों काम करते हो तो वापस आइए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए, कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर, और एक दूसरे का वो हाथ बटाइए जिसको बोलते हैं, एंड देन एंजॉय टुगेदर रादर देन ये मेरी ड्यूटी नहीं वो तेरी ड्यूटी नहीं। आजकल वो टाइम गया मेरी ड्यूटी तेरी ड्यूटी का, आजकल सबकी ड्यूटी है घर चलाना। हाँ, अगर या तो फिर आपकी वाइफ 100% होम मेकर है, फिर उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो अगर आप रिलेशनशिप ठीक रखो, कॉर्ड अगर हारमोनियस रिलेशनशिप नहीं है कोई बात नहीं, वर्किंग रिलेशन तो रख लो ताकि जिन्हों कहते स्यापा ना पवे, है ना, तो देन एटलीस्ट थोड़ी जी स्ट्रेस है वो रिलेशनशिप स्ट्रेस तो नहीं बनेगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि सर ने जो इस एपिसोड में बड़ी एक सिंपल, अगर मैं इसको क्रक्स निकालना चाहूँ तो अल्टीमेटली वही है कि आपकी आपस में अपने स्पाउस के साथ या आपके जो भी रिलेशंस हैं उसमें अगर आप एक दूसरे को समझने पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा दोगे तो आपके लड़ाई झगड़े का टाइम अपने आप कम हो जाएगा, और अगर ये टाइम कम होता है तो आपकी जिंदगी खुशनुमा रहेगी। इसी नोट के साथ हम आज का एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली बार नए एपिसोड में। थैंक यू दोस्तों।